हैं तो उसमें एक चीज़ होती है लाइफ टाइम वारंटी या लाइफ टाइम जो वारंटी आती है। जैसे आप कोई भी सोलर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका लाइफ टाइम वो जो पैनल लगवाते हैं तो उसका लाइफ टाइम होता है। तो लाइफ टाइम का मतलब होता है दैट इज 25 ईयर्स। आपका वो 25 ईयर्स तक वर्क करेगा। ऐसे ही जो आप जो फ्लैट वगैरह जो रियल एस्टेट में होते हैं, जो फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, तो जैसे अभी आप जिस घर में रहते रहे, जब पहले आप लैंड लेकर के परचेज करते थे तो आपकी वो ज़मीन हमेशा रहती थी आपके वो आपके फादर, आपके फिर सन डॉटर, फिर उसके बाद सन डॉटर, वो आप उसमें रहते चले जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो रियल एस्टेट में जो इसका सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा सा अलग है। जब हम वहाँ पर फ्लैट परचेज की बात करते हैं तो वो होता है कि आपका 99 ईयर्स की लीज पर होता है। 99 ईयर्स की लीज पर होता है वो, ठीक है ना। जब अभी आप कभी आप खरीदेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़िए। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब 99 ईयर्स होते हैं तो उसका कोई एक मिनिमल चार्जेस होते हैं, जो मिनिमम अमाउंट होगा आप उसको देकर के रिन्यू हो जाता है वो, ठीक है ना। तो वो फिर अगले कई सालों के लिए फिर वो हो जाता है। तो ऐसे ही कल निष्ठा ने पूछा था कि सर जो डिबेंचर्स होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है 20 साल के लिए होता है, जो है 20 साल के लिए। तो बिल्कुल सही है। जो रिडीमेबल और रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, हम उनको 20 साल के अंदर अंदर कभी भी उनको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिबेंचर्स हम लोग कल पढ़ रहे थे तो इसके टाइप्स और इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कल आपको डिबेंचर्स का एक सर्टिफिकेट दिखाया था। दिस हो सकता है आपने अपने घर में देखा हो क्या चीज, दैट इज एफडी। अगर आपके फादर्स या आपके मदर्स या आपके किसी गार्जियंस ने एफडी ली हुई हो बैंक से, एक एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट। उसमें क्या होता है कि आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि आपको एक एफडी लेनी है, एफडी लेनी है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको एक इसी तरह का सर्टिफिकेट होता है, लगभग लगभग वो इसी तरह का सर्टिफिकेट होता है, उसमें फिर अलग चीजें लिखी होती हैं। वो क्या करते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना करके देंगे, उसमें जिसमें सारी डिटेल्स होगी कि आपने कितना अमाउंट किस डेट को पे किया है और इतने ईयर बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आपको कितना अमाउंट मिलेगा एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद, कितना मिलेगा, और वो कितना मिलेगा किस बेस पर मिलेगा, एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पर। एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पर वो अमाउंट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 50,000 का लिया है 1 साल के लिए। मोस्टली जो एफडी होती है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए ही होती है। सन्मत मोस्टली जो वीडियो एफडी। प्रेजेंट सर। ओके, ओके सनमत, अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिख देना। जो एफडी होती है वो आपका मोर देन 1 ईयर मोस्टली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 ईयर से पहले नहीं ले सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। बट देयर आर सम कंडीशन, देयर आर सम कंडीशन इन विच यू कैन विड्रॉ योर एफडी विद इन द टाइम, विद इन द मैच्योरिटी टाइम। तो आप अपनी एफडी को विद इन द मैच्योरिटी टाइम, कुछ कंडीशंस होती हैं उसके तहत ले सकते हैं। सिमिलर जैसे ही जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी आपको इशू करती हैं इस तरह के डिबेंचर्स को। उसमें आपको एक डिबेंचर वो बॉन्ड इशू कर देती हैं। बॉन्ड इशू करने के बाद वो एक डेफिनेट रेट पर इंटरेस्ट रेट पे करती हैं। अगर आपको पहले कभी लेना हो तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट ना दें, वो उसका आधा दें, इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। तो हम कल डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहे थे कि डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं। जो डिबेंचर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो जो उसके होल्डर होते हैं, जो उसके होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी मतलब कि अब वो एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पर आपको पे करेंगे, वो आपके क्रेडिटर्स हो गए। सिमिलरली जब आप कभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जब कभी आप बैंक में पैसा
डिपॉजिट करते हैं। आप जब कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो इसमें उसमें लिखा होता है योर अमाउंट ऑफ दिस हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट नंबर दिस, क्रेडिट किया जाता है। तो आपका जब वो पैसा उसमें हो जाता है तो अब जो कंपनी है, जिस कंपनी का आपने डिबेंचर लिया हुआ है, वो आपकी क्रेडिटर हो गई। क्रेडिटर का मतलब आपकी देनदार हो गई। अब जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा डिबेंचर्स का, तो वो कंपनी आपको पे करेगी। ठीक। नाउ होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। जैसा कैसा होता है इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं होते। डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो आपको एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पर पे करने के लिए बोला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इक्विटी शेयर्स में क्या होता था, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे, कितना इंटरेस्ट कितना रेट पर देगी ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता था। लेकिन डिबेंचर्स में जो पहले से होता है एक तरह से बॉन्ड होता है, लीगल बॉन्ड। इसका मतलब कि हम आपको ये करने के लिए बाध्य हैं कानूनी तौर पर। इक्विटी शेयर में उसमें एक लीगल बॉन्डिंग नहीं होती, वो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट शेयर कीजिएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा आपको। ठीक। तो डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, इसीलिए जैसे हमारे माता पिता या हमारे गार्जियंस मोस्टली क्या करते हैं, उन जगहों पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पर सिक्योर्ड होता है। जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज होती हैं, अगर आप देखें, अगर हम अभी आपसे कहें कि आपको एक प्राइवेट एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो दे रही है वो आपको 15% का रिटर्न दे रही है और जो गवर्नमेंट है वो आपको 10% का रिटर्न दे रही है। ठीक। लेकिन जो गवर्नमेंट का है वो 10% सिक्योर है और जो प्राइवेट का है वो 15% इनसिक्योर है। तो क्या होगा, फिर आप मोस्टली प्रेफर करेंगे कि कम से कम मेरा पैसा बना तो रहेगा। तो उसमें क्या होगा, वो आपको 10% पर ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको 10% पर ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यू वांट योर मनी सिक्योर, आप चाहते हैं कि आपकी मनी सिक्योर रहे। तो इस वजह से लोग सिक्योर में इन्वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है ना। डिबेंचर्स आर रिपेबल आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड, मैंने ये चीज बताई है कि जब आपका मैच्योरिटी टाइम हो जाएगा तब आपको वो पे कर दिया जाएगा। ठीक। तो ये एक ओवरव्यू था जो हमने अभी तक पढ़ा था। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं और वो टाइप उनके क्या क्या होते हैं। तो रिडीमेबल डिबेंचर हम पढ़ चुके थे। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं आप जो विद इन द लाइफ टाइम ऑफ पीरियड कभी भी मैच्योरिटी पीरियड के पहले पहले भी ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है, कंपनी की इच्छा, आपको एक नोटिस देना पड़ता है, आप उसको पहले से बताना पड़ता है कि नाउ आई वांट माय डिबेंचर्स विड्रॉ, मैं अपने डिबेंचर्स को अब विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है ना। सो दीज आर डिबेंचर्स रिपेबल ऑन ए प्री डिटरमाइंड डेट और एट एनी प्रायर टाइम टू देयर मैच्योरिटी। ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो मैच्योरिटी टाइम पर या मैच्योरिटी के पहले कभी भी वो रिपेबल होते हैं। कैसे? प्रोवाइडेड द कंपनी सो डिजायर एंड गिव्स ए नोटिस टू दैट इफेक्ट, और इसके लिए आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप अपने डिबेंचर्स को आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स जो मैच्योरिटी टाइम के पहले या मैच्योरिटी टाइम तक कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक। इसके बाद होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। ये क्या होते हैं, ये आपको जो ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम है उसके पहले आप पे नहीं होता है। अगर अगर कंपनी आपको जो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, अगर कंपनी जो चीजें उसमें लिखी हुई है डिबेंचर्स में, अगर वो फुलफिल करने में फेल हो जाती है, अगर कंपनी वो चीजें फुलफिल करने में फेल हो जाती है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं, तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। These are also called perpetual debentures. A company is not bound to repay the amount during its lifetime. मतलब कि आपको मैच्योरिटी टाइम के पहले कंपनी इसको रिपे करने के लिए बाउंड नहीं होती है, इसमें बाउंड नहीं होती है। अब याद देखिए, जो रिडीमेबल होते हैं
जब मैंने बताया था कि जब भी कभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए तो टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई भी बॉन्ड इशू किया जाता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। जैसे आप LIC एजेंट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि आप यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, इंश्योरेंस वाले जो भी होते हैं यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी हम तब तक देख लेंगे। वो तब होता है जब आपको पॉलिसी देनी होती है, जब कोई भी बॉन्ड आपसे भरवाना होगा तो वो ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो फिर वो उसमें तमाम क्लॉज गिनाने लगते हैं कि ये क्लॉज ऐसा है, ये क्लॉज ऐसा है, ये क्लॉज ऐसा है इसके तहत, ठीक है ना। तो आप जब डिबेंचर्स में इशू करते हैं तो आपको देख लेना चाहिए कि आपका इरिडीमेबल डिबेंचर है या रिडीमेबल डिबेंचर। अगर आपका उसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये इरिडीमेबल डिबेंचर है तो फिर वो रिडीमेबल डिबेंचर में आपको काउंट होगा, ठीक। अगर लिखा है पर्टिकुलर तो फिर आपको वही होगा, अगर नहीं लिखा है तब फिर आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो कंपनी कभी भी मैच्योरिटी पीरियड के पहले आपके डिबेंचर्स को पे करने के लिए बाउंड नहीं होती। तो जो ऐसे डिबेंचर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इरिडीमेबल डिबेंचर। अगर कंपनी जो उसमें कंडीशंस दी हुई है या शर्तें दी हुई है उनको फुलफिल करने में फेल हो जाती है तो फिर आप इस तरह के डिबेंचर्स को पे करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास इरिडीमेबल डिबेंचर। अब एक होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तब क्या होता है, एक्चुअली जब शेयर इशू होते हैं तो उनकी एक प्राइस होती है, ठीक। जो डिबेंचर्स होगा उसमें क्या है, आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलना होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी वैल्यू होती है, जो डिबेंचर्स की वैल्यू होगी, अब मान लीजिए आपको कितने इक्विटी शेयर चाहिए और उसकी वैल्यू क्या है, उसका एक रेशियो डिसाइड किया जाता है। उसका एक रेशियो डिसाइड किया जाता है कि आपको आपके डिबेंचर के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे। कंपनी डिसाइड करती है कि आपको मान लीजिए आपका 1 लाख का डिबेंचर है और उसका इतना इतने साल इतना इतना मिलना है, आपने कितने टाइम पीरियड बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एक रेशियो डिसाइड होगा। क्योंकि अब आपने मैच्योरिटी के पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब मैच्योरिटी के पहले कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको उसका एक रेशियो उसमें डिसाइड करते हैं कि आपको कितने शेयर इसमें मिल सकते हैं। तो जो इस तरह के डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और वो आपको मैच्योरिटी पीरियड पर केवल वही अमाउंट मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास डिबेंचर का। अब बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन मोस्टली कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स जो होती हैं इस चीज का इस्तेमाल करती हैं, किसके लिए, अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए। और ये चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इनको जरूर करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है अपनी प्रॉफिट को अपने पास ही रख लेना। कैसे, अपने सारे प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट के कुछ पार्ट को। जैसे आप मान लीजिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कंपनी है, उसने जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 में 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब उसने क्या किया, जो उसके शेयर होल्डर थे, जो डिबेंचर्स होल्डर थे, डिबेंचर्स होल्डर को सब देने के बाद, शेयर होल्डर्स को देने के बाद, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको देने के बाद उनको डिविडेंड भी पे कर दिया। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड भी पे कर दिया। अब सब कुछ पे करने के बाद वो क्या बचता है कि उसके पास मान लीजिए कि 7 करोड़ रुपया बच गया। जो प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए का था वो अब 7 करोड़ रुपया अभी भी उस कंपनी के पास बचा हुआ है। तो वो क्या करेगी, उसको रिटेन कर लेगी, उसको रिटेन कर लेगी, वो उतना पार्ट अपने पास ही रख लेगी, ठीक है ना। या कभी कभी ये भी होता है, एक तो ये हो गया रिटेन अर्निंग, या कभी कभी ये भी होता है कि वो ये डिसाइड करे कि जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको वो डिविडेंड दे ही ना, वो डिविडेंड ना दे और उस पूरे प्रॉफिट को रिटेन कर ले।
वो पूरे प्रॉफिट को भी रिटेन कर सकती है। ठीक, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी और उसको जब लगाएगी तो वो क्या होता है कि उसको अगले प्रोजेक्ट में लगाना होगा या न्यू एक्सपेंशन करना होगा बिजनेस को, तो वहां पर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स बट इज रिटेन्ड एंड इज यूज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कि जब आप जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने प्रॉफिट को, तो फिर उसको आप रिटेन कर लेते हैं। रिटेन का मतलब अपने पास ही रख लेते हैं, और जो इस तरह का अर्निंग होता है वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, अब जो ये रिटेन्ड अर्निंग है ये किस किस तरह से होता है। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन रिजर्व। होता क्या है कि जो कंपनी एक्ट है वो कहता है कि अपनी प्रॉफिट का एक पार्ट आप अपने रिजर्व के रूप में रखते हैं। कंपनी कहती है, कंपनीज एक्ट कहता है कि अपने प्रॉफिट का आप कुछ पार्ट अपने पास रिजर्व के रूप में रखिए। कंपनी की तो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। आप अगर गवर्नमेंट में देखें, जो बैंक वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो उसमें भी उनको जिसको बोलते हैं सीआरआर। आपने अगर बैंकिंग वाला कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें होता है सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो ऐसे ही जो बैंक अपने पास एक पोर्शन जितना भी होता है उनका एक रिजर्व रखते हैं, तो ऐसे कंपनी भी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट को रिजर्व रख लेती है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर डाल देते हैं। द अमाउंट केप्ट इन रिजर्व may be used to buy fixed asset, this is called internal financing। जो रिटेन्ड अर्निंग होती है इसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। और इस रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, यहाँ पर लिखा है बाय फिक्स्ड एसेट। आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना हो, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कुछ भी खरीदना हुआ, या इसके अलावा आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना हो, या कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन डालनी हो, या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना हो, या अपनी R&D बढ़ानी हो, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, किसी भी आप अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब जो अगला सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज टर्म लोन्स। टर्म लोन्स क्या होते हैं? हाँ, रिटेन्ड अर्निंग का ये एक चीज और होती है कि अगर आपने भविष्य में कभी कोई प्रोजेक्ट डिसाइड कर रखा, मान लीजिए कि अभी आपका जो प्रॉफिट है 2020-21 का, उसमें आपने कुछ अर्निंग रिटेन कर ली है, वो इसलिए रिटेन की है कि हो सकता है आप 2 साल बाद कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी रिटेन अर्निंग है आप उसको हर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में उसकी इतने फाइनेंस की जरूरत है, आप उसको रिटेन करते रहते हैं। रिटेन करने के बाद फिर आप उसको जो जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा या जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आप उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज टर्म लोन्स। लोन्स कहाँ से ले सकते हैं? लोन्स हम लेते हैं मोस्टली बैंक से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल बैंक से ही लोन ले सकते हैं। हमारे पास और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से हम लोन ले सकते हैं। जैसे हम पूछें कि आप लोन कहाँ से लेते हैं, तो मोस्टली लोग जानते हैं कि बैंक से ही लोन लिया जाता है। नहीं, जो LIC होती है आप वहां से भी लोन ले सकते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो वहां से लोन ले सकते हैं, प्राइवेट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं आप वहां से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो लोन के कई सोर्सेज होते हैं, आप अदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और इंटरेस्ट रेट सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि टर्म लोन होता क्या होता है। ए टर्म लोन इज ए मॉनेटरी लोन दैट इज रिपेड इन रेगुलर पेमेंट्स ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी आपको पढ़ाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक बताया था एमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन। एमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन उसमें जब आप कोई लोन लेते हैं तो कितना लोन लिया और उसको चुकाने के लिए उसको
पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, और मान लीजिए कि आपने 5 लाख का लोन लिया है तो कितने साल बाद जब चुकाएंगे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ कैलकुलेशन बता रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन में, तो हमने उसमें बताया था अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है लोन की अदायगी। अमोर्टाइजेशन मीन्स लोन की अदायगी। तो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यहां पर यही दिया हुआ है कि अ टर्म लोन इज ए मॉनेटरी लोन दैट इज रिपेड इन रेगुलर पेमेंट्स ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको रेगुलर एक पेमेंट पे करनी पड़ती है, जिसको मैं इंस्टॉलमेंट बता रहा हूं। दैट इज इंस्टॉलमेंट जो है पे करना पड़ता है। जब मैंने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन बताया था तो मैंने बताया था कि वो इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, वो इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है और आपको हर साल कैसे उसको पे करना है, उसको कैसे पे करना है, और आपका जो उसमें प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, कैसे क्या होता है। अगर आप कभी देखें या आपने कभी लोन ले रखा हो तो देखिएगा कि जो लोन आपने लिया है, अगर 10 लाख का, 10 लाख का लोन लिया है और मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लिया हुआ है, लोन ऑफ 10 लाख यू हैव टेकन फॉर 10 ईयर्स। ठीक, अब आप जब मान लीजिए आप उसको पे करेंगे तो 10 लाख की जगह हो सकता है आपको 15 या 16 लाख आपको पे करना पड़े, 15 या 16 लाख उसको आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसकी सारी प्रोसेस मैंने बताई थी। ठीक, तो यहाँ पर सेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक डेफिनेट टाइम पीरियड, आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं लोन। पहली बात, लोन में कुछ चीजें होती हैं। लोन आपका एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होगा, उसमें एक सेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि एक रेगुलर टाइम पीरियड में आपको एक डेफिनेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब पूरा हो जाएगा तब वो आपका प्रिंसिपल कैसे ऐड होगा, उसके सारे एक प्रोसेस होती है। नाउ term loans usually last between 1 and 10 years but last as long as 30 years in some cases। वैसे तो मोस्टली देखा जाए जो टर्म लोन्स होते हैं यूजुअली 1 साल से 10 साल के बीच में होते हैं जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन वाले लेते हैं, लेकिन अधिकतम से अधिकतम कितने साल तक हो सकता है, 30 ईयर्स के लिए आप जो लोन है वो 30 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। अब ऐसा क्योंकि ये कंडीशंस लगाई जाती है, पता चला आदमी पहले ही टपक गया, कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाती हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो पे ना कर पाए, तो उसमें एक टाइम पीरियड। इसीलिए जब कभी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देता है तो बहुत सी चीजें चेक की जाती हैं, जैसे आपकी इनकम एक सिक्योरिटी लगती है, आपको एक सिक्योरिटी लगती है कुछ। अब देखिए जैसे लोन की बात हम करें, मुद्रा लोन या कुछ ऐसे लोन है जिसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगती, गारंटी लोन नहीं लगती, ये सब अभी आप भूल जाइए। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब वहां पर जब ज्यादा लोन की बात होती है तो सिक्योरिटी लगती है, आपका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, आपके इनकम स्टेटमेंट वगैरह सारे सब कुछ लगेंगे, वो सब लगेंगे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रहा है वो डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन देना है। अब ऐसा नहीं कि आपने मांगा कि आपको मतलब कि 20 करोड़ का लोन चाहिए, आपको 20 करोड़ का पूरा मिल जाए। वो आपकी कंडीशन, सिचुएशन और जितना जो आप सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं उन सबका वैल्यूएशन होगा, और उस वैल्यूएशन के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितना लोन मिलेगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो अमेरिका में 2007-8 में एक आया था रिसेशन का दौर, अमेरिका में 2006-7-8 में एक रिसेशन का दौर आया था, जिसमें अमेरिका की एक सबसे बड़ी बैंक थी लेमन ब्रदर्स की। लेमन ब्रदर्स की बैंक थी, वो अच्छी खासी बड़ी बैंक थी और वो पूरी की पूरी कंगाल हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने लोन इतने ज्यादा बांट रखे थे। अब उसका कारण क्या था, देखिए हमारे यहाँ भी बैंक लोन बांटती हैं, देती हैं, लेकिन क्योंकि वो उनका इनकम का एक मेन जरिया होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री है वहां पर क्या है कि आपको 100% फाइनेंसिंग अवेलेबल है। जो अमेरिका है वहां पर 100% फाइनेंसिंग अवेलेबल है। ठीक, हमारे यहाँ बैंक कभी भी 100% फाइनेंसिंग नहीं देती है। वैसे कंडीशंस अलग अलग है, 95 90 तक वैसे कंडीशन 100% तक है, लेकिन कभी भी बैंक 100% फाइनेंस नहीं करती अपने यहाँ। तो यही एक वजह थी कि उस समय जो अमेरिका का लेमन ब्रदर बैंक था वो पूरा डूब गया था, और फिर लेकिन हमारे यहाँ उसका बहुत कम असर हुआ था। कैसे?
जो टर्म लोन्स होते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैं आपने बैंक से लोन लिया। अमेरिका में क्या सिस्टम है कि आप गए, आपने कहा कि मुझे एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है और मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उसका जितना भी अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा पे कर देते हैं 100%। मान लीजिए कि आपने एक 50 लाख का घर खरीदा, तो बैंक पूरा 50 लाख आपको दे देंगे। आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, वहां पर इतना ज्यादा नहीं देखा जाता। तो वहां पर अगर आप देखें तो मोस्टली चीजें बहुत से लोग क्या करते हैं, लोन पर ही लेते हैं। अमेरिका वगैरह जैसे डेवलप चीजें ना, तो वहाँ के लोग आप देखते हैं कि इतना इनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ कैसे चलती है, तो वो क्या करते हैं कि हर चीज लोन पर ले लेते हैं, क्योंकि बैंक वहाँ पर 100% फाइनेंस करती है। ठीक, लेकिन अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वो बाद में धीरे धीरे पे करते हैं। लेमन ब्रदर बैंक के साथ यही हुआ था कि एक समय में उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि उसका एनपीए इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज की डेट में वो बैंक ही खत्म हो गई। बैंक पूरी खत्म हो गई, इतनी बड़ी बैंक होने के बाद भी उसका एनपीए ज्यादा बढ़ गया था, तो बैंक पूरी खत्म हो गई। अब जैसे हमारे यहाँ भी एनपीए का सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ भी बैंक जो होती है एनपीए के लिए रोती रहती हैं, एनपीए के लिए रोती रहती हैं। क्यों? क्यों? जब वो इतना लोन बांट देती हैं तो फिर क्या होता है, उसका जो रिपेमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। जब रिपेमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर उनका क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे जो माल्या वगैरह जैसे हैं, ये नीरव मोदी जैसे लोग हैं, इन्होंने बैंक से हजारों करोड़ रुपया लोन लिया है। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लोन लिया और उसको बिना रिपे किए वो लोग भाग गए। अब कौन रुपए करेगा? अब उस लोन को कौन पे करेगा? अब बैंक, जिस जिस बैंक ने उसको लोन दिया होगा उनका तो उतना पैसा चला गया, अब उसको रिकवर कैसे करेंगे वो? उनके उनके पास कोई भी रिकवर नहीं है। तो ये आपका चला गया सब पूरा एनपीए में। अब जब इतना ज्यादा अमाउंट आपका एनपीए में चला जाता है तो आपकी जो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब हो जाएगी। ठीक, और इसके अलावा हमारे यहाँ की जो बैंकों की टेंडेंसी है, वो जानते हैं, बड़े बिजनेसमैन तो ऐसे इतना ज्यादा लेकर भाग गए, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो छोटे जो डेप्टर्स होते हैं, जो लोन लेने वाले होते हैं, वो क्या होता है, ऐसे फार्मर्स हो गए या कुछ और ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, उन पर इसका बर्डन पड़ता है। गलती कोई और करता है, भरता कोई और है। बड़े बिजनेसमैन उसको लेकर के भाग गए। ठीक, जो छोटे वाले हैं उस पर, इसीलिए बड़े बिजनेसमैन को तो आसानी से लोन मिल जाता है, छोटे वालों को नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, अगर आप 10, 15, 20 लाख का लोन लेने जाएं तब आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन यही जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और या ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जैसे जितने भी रिलायंस ग्रुप के हैं या किंगफिशर ग्रुप के हैं या विजय माल्या जैसे या नीरव मोदी जैसे, विप्रो जैसे, अडानी जैसे, ये लोग जाएंगे तो बैंक इनके लिए तो खड़ा ही रहता है, भले ये बाद में चाहे हजारों हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग जाएं। ठीक, जब हम लोग जाएंगे तो हमको 50 चक्कर लगवाएंगे वो। और फिर इसके बाद भी अगर हमें 20 लाख का लोन चाहिए होता है तो उसमें कितना फाइनेंस करेंगे वो? 15 लाख, 12 लाख, 16 लाख, इस तरह से इतना केवल देंगे वो हमें। किस बेस पर? कि अगर आप कभी उसको रिपे ना कर पाए तो बैंक उसको कवर कर सके। इतना पे करने के बाद, इतना लोन देने के बाद भी वो उसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया तो उसमें आपके बतौर सिक्योरिटी भी रख लेंगे, आपके घर जमीन के पेपर या गाड़ी जो भी होगा उसको भी वो रख लेंगे। ठीक, तो इसी वजह से यही कारण है कि हमारे यहाँ लोनिंग का सिस्टम एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए अगर देखा जाए तो मोस्टली इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि हमारे पास जो छोटे लोग हैं वो, क्योंकि जितना छोटे लोग लोन लेते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या छोटे बिजनेसमैन हो गए, उससे कहीं ज्यादा तो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन वाला लोन ले लेता है वो, हजारों करोड़ रुपए, वो भी एक बैंक से नहीं, कई कई बैंकों से। तो वो फिर आपका एनपीए बैंकों का बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो दिस इज द मेन फंडा फॉर टर्म लोन। आगे देखते हैं। नाउ जो ये 30 साल के लिए होता है, टर्म लोन इज ए लोन मेड बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ए बिजनेस हैविंग एन इनिशियल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। जरूरत पड़ती है आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तब आप लोन ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
डिफर्ड क्रेडिट, ये तो हो गया लोन के बारे में। अब डिफर्ड क्रेडिट क्या होता है? ए डिफर्ड क्रेडिट कुड मीन मनी रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ इट बीइंग अर्न्ड, सच एज डिफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू और कस्टमर एडवांसेस। A deferred credit could also result from complicated transaction where a credit amount arises but the amount is not revenue. डिफर्ड क्रेडिट क्या होता है? डिफर्ड क्रेडिट वो होता है जो आप कभी कभी एडवांस में ले लेते हैं। या जब आप कभी किसी कंपनी से माल मंगवाते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ पैसा, कहते हैं कि 50% आप एडवांस जमा कीजिए, 50% एडवांस जमा कीजिए, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, आप एडवांस में पैसा देते हैं और फिर माल मंगा लेते हैं, और जब आप वो माल मंगा लेते हैं उसके बाद वो फिर बाद का 50% आप उसको दे देते हैं। तो ऐसे ही जो बड़ी कंपनीज होती हैं और उनके जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनको सप्लाई देने के लिए वो कुछ अमाउंट एडवांस में ले लेती हैं, कुछ अमाउंट एडवांस में ले लेती हैं। ये इसके अलावा और भी कई तरह के एडवांसेस होते हैं, जैसे आपने कुछ एडवांस कहीं और से ले लिया कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अभी आप पैसा हमें दे दीजिए, बाद में हम आपको दे देंगे, कुछ एडवांस ले लेते हैं, ठीक है ना, कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जब ये चालू हो जाएगा तो हम आपको इसका इतना ये सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, कुछ एडवांस इस तरह से ले लेते हैं। तो जो पैसा हम एडवांस में अपने कस्टमर से या कुछ ऐसा अनअर्न्ड रेवेन्यू होते हैं वो ले लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डिफर्ड क्रेडिट, जो हमारे डिफर्ड क्रेडिट होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट वन इज, इसी के बारे में थोड़ा सा, a deferred credit is reported as a liability on the balance sheet। अब यहां पर ये एक चीज होता है, आप लोग कॉमर्स वाले हैं, लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है जो आपको पे करनी होती है, जो आपको पे करनी होती है। तो जो आपने, जैसे आपने डिबेंचर्स ये इशू किए हैं तो वो कंपनी को पे करने होते हैं, कंपनी को पे करने होते हैं, तो ये भी आपके लायबिलिटी में जाएंगे, ठीक। ऐसे ही जो एडवांस इनकम होती है, जो एडवांस इनकम होती है वो कंपनी हमेशा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालती है। क्यों? क्योंकि वो उसको बाद में पे करने हैं, बाद में उसको पे करने हैं। तो डिफर्ड क्रेडिट इज रिपोर्टेड एज ए लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। जो चीजें कंपनी को पे करनी होती हैं वो हमेशा लायबिलिटी होती है, और जो कंपनी के पास इनकम होती है या ऑलरेडी उसके पास जो पहले से होता है एसेट्स होते हैं वो सारे उसके एसेट साइड में जाएंगे, ठीक है ना। उसके पास कैश है, मशीनरी है, प्लांट, लैंड, ये सब जो है उसका एसेट होता है, जो सेल्स होगी उसकी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब उसका एसेट होगा, लेकिन जितने भी उसको पेमेंट करने हैं वो सब उसकी लायबिलिटी हो गई। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक, द डिफर्ड क्रेडिट माइट बी ए करंट लायबिलिटी और ए नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आपको पे करना होता है। करंट लायबिलिटी का मतलब है आपको एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आपको पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक। In the past, it was common to see a non-current liability section with the heading deferred credit। पहले पिछले जमाने में कुछ सालों पहले क्या होता था कि आप जो डिफर्ड क्रेडिट है उसको नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन में मोस्टली उसको रखा जाता था, ठीक। तो दिस इज अबाउट द डिफर्ड इनकम। अब ये आपका सारा जितना भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था उसके बारे में हो गया है। अब यहां तक अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। अब इसके थोड़ा सा मेरिट डिमेरिट्स और पढ़ लेते हैं और एक छोटा सा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसको शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में कि इसको हम किस तरह से एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट अस सी दिस, ये रहा एक एग्जाम्पल।
दिस इज एग्जाम्पल दिस। कैसे हमारे पास सोर्सेस हैं और हमने इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर अनिल सिंह हैज बीन रनिंग ए रेस्टोरेंट। मिस्टर अनिल सिंह है जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फूड हैज मेड द रेस्टोरेंट पॉपुलर इन नो टाइम। जो उनके रेस्टोरेंट की फूड ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फूड है, वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनका जो रेस्टोरेंट है बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गया। ठीक। मोटिवेटेड बाय द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस, मिस्टर सिंह इज नाउ कंटेम्पलेटिंग द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ चेन ऑफ सिमिलर रेस्टोरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अब जो उस रेस्टोरेंट की सक्सेस थी उससे मोटिवेट होकर के मिस्टर अनिल सिंह जी सिमिलर उसी तरह के रेस्टोरेंट की एक चेन ओपन करना चाहते हैं। एक तरह से ये मान लीजिए ये केस स्टडी भी है, ठीक, और ये आपका एग्जाम्पल भी है। याद रखिएगा कि जब कभी भी अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो इस तरह की केस स्टडीज का जरूर एनालिसिस कीजिए। इस तरह की केस स्टडीज का जरूर एनालिसिस कीजिए। अगर अभी तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर कभी हुआ तो हम कुछ ऐसे केस स्टडीज उठाएंगे जहाँ पर हम आपको केस स्टडी देंगे और कहेंगे कि आप उसमें से अपनी क्रिएटिविटी, अपना माइंड लगाइए और उसको सॉल्व करके लाइए कि इस पर हम कौन सा प्रिंसिपल लगा सकते हैं, इसमें हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो जो है रेस्टोरेंट की एक चेन ओपन करना चाहते हैं। However, the money available with him from his personal sources is not sufficient to meet the expansion requirements of his business। अब उनके पास जो उनकी पर्सनल मनी का मतलब यहाँ से ये है कि जो वो बिजनेस रेस्टोरेंट चला रहे हैं केवल उतनी ही मनी उनके लिए काफी नहीं। अगर अपने उनको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वो प्रॉफिट जो उन्होंने अपने उस रेस्टोरेंट से कमाया है उतना सफिशिएंट नहीं है। सीधी सी बात है, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मनी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम, अब उनके पिता ने उन्हें क्या बताया, दैट ही कैन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द ऑनर ऑफ अनदर रेस्टोरेंट। किसी दूसरे रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके पिताजी ने कहा अनिल सिंह के कि तुम अगर मनी तुम्हें लेंड करनी है तो इससे अच्छा है कि तुम किसी रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ पार्टनरशिप कर लो और वहां पर अपना तुम रेस्टोरेंट चलाओ। Who will bring in more funds, but it would also require sharing of profits and control of business। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपको फंड तो मिल जाएगा, आपको फंड मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड, अकाउंटिंग में आप लोग पार्टनरशिप डीड पढ़े होते हैं, उसके कई उसमें अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ डालना ये सब आप जानते हैं। ठीक, तो अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, इसके साथ ही बिजनेस का कंट्रोल भी हाफ हो जाएगा, बिजनेस का कंट्रोल भी शेयर होगा। कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप पार्टनरशिप में करते हैं तो हो सकता है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके पार्टनर को अच्छा ना लगे तो वो उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो जैसे वहां पर अभी उनका बिजनेस ठीक, तो जब वो कहेगा कि हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट तो शेयर करना ही करना है, आपका बिजनेस पर कंट्रोल भी कम हो जाएगा। नाउ ही इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए बैंक लोन। वो ये भी सोच रहे हैं कि हम बैंक से लोन ले लें। मिस्टर अनिल ये भी सोच रहे हैं कि बैंक से लोन ले लें। ठीक, ही इज वरीड एंड कंफ्यूज्ड। वो चिंता में है और कंफ्यूज है। जब आप बिजनेस करेंगे ना कभी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक शॉप है या दुकान है, अब आप अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फंड की जरूरत है, तो आप सोचेंगे कि मैं किसी दोस्त से उधार ले लूँ या बैंक से लोन लूँ या किसी से ब्याज पर पैसे ले लूँ, इस तरह की चीजें होती हैं। तो मिस्टर अनिल सिंह इज ऑल्सो कंफ्यूज नाउ as he has no idea as to how and from where he should obtain
एडिशनल फंड्स। जैसा कि अब उनको ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो कहाँ से और कितना फंड को जो है लें, या कहाँ से कितना फंड उनको मिलेगा। ही डिस्कस द प्रॉब्लम विद हिज फ्रेंड रमेश। अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने अपने फ्रेंड रमेश के साथ डिस्कस किया। हु टेल्स हिम अबाउट सम अदर मेथड, जिसने उन्हें कुछ अदर मेथड के बताया। अदर मेथड जैसे लाइक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, आप शेयर इशू कर दीजिए और डिबेंचर इशू कर दीजिए, विच आर अवेलेबल ओनली टू ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो केवल एक कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी फॉर्म के लिए ही अवेलेबल होगा। मतलब कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, केवल उन्हीं के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। विच आर अवेलेबल ओनली टू ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी फॉर्म में चलती हो उसके लिए वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू होंगे। ठीक, अब इसका मैं एक अभी एग्जांपल और देता हूं कि जो हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आप बहुत ही बड़ी कंपनी जानते हैं, टाटा को जानते हैं, आइडिया ग्रुप को जानते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानते हैं, विप्रो को जानते हैं, लेकिन इसमें जितने भी सारे प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ से मंगाते हैं, आपको ये चीजें नहीं पता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि आपको जो रेस्टोरेंट है, आप ऐसे कुछ कंपनी से और फॉर्म में चलते हैं, उनके लिए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर दीजिए। नाउ he further cautions him that each method has its own advantage and limitations। उसने आगे ये भी चेतावनी दी कि आप जितने भी तरीके से ये इशू करेंगे, जो भी आप फंड रेज करेंगे, उसके अपने अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एंड हिज फाइनल चॉइस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक पर्पस एंड पीरियड फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड। और उसका जो फाइनल चॉइस होगी, जहां से उसको फंड रेज करना है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका पर्पज क्या है और कितने समय के लिए आप फंड ले रहे हैं। He wants to learn about these methods। अब मिस्टर अनिल उन मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिमिटेशंस को जानना चाहते हैं और उसके एडवांटेजेस को जानना चाहते हैं कि वो जहां जहां से फंड रेज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सारी चीजें देख ली, कौन कौन सा, आप लोन ले सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब आपको इनके फायदे और नुकसान देखने हैं कि किसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आप अब हमें बताएंगे कि उसके लिए जो मिस्टर अनिल सिंह है, उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए क्या बेटर है जिससे वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ले जा सकें। अगर ये मैं आपको एज ए केस स्टडी दूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर अनिल सिंह को क्या करना चाहिए। आप मिस्टर अनिल सिंह हैं, अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, बताइए आप क्या करेंगे। चलिए, ठीक, तो अब हम इसके थोड़ा मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस थे, हमने वो सारे तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं कि हमें किसके फायदे और किसके क्या नुकसान है। लेट अस सी। अच्छा हाँ, ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ी है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग के मेरिट्स क्या हैं जरा देख लेते हैं। द मेरिट्स ऑफ retained earning is a permanent source of funds available to an organization।
रिटेन्ड अर्निंग हमेशा के लिए आपका सोर्स ऑफ फंड रहता है। जैसे इशू है, जो शेयर इशू और डिबेंचर्स इशू आपको इशू करने पड़ते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत होगी तब लोग अपना ले सकते हैं वापस, या आप जब इशू करते हैं तभी आपको होगा। नाउ it does not involve any explicit cost in the form of interest, dividend और flotation cost। जो रिटेन अर्निंग होती है, ना तो आपको उसमें किसी को इंटरेस्ट पे करना है, ना कोई इन्फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, ना कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। क्या हुआ, प्रॉफिट आया और आपने उसको सीधा रख लिया, तो उसमें आपको किसी तरह का ना तो कोई इंटरेस्ट पे करना है, ना उसमें कोई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये हमारे पास रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट होता है। Now, as the funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility। आप जानते हैं कि जो रिटेन अर्निंग होती है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जो रिटेन अर्निंग है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो उसमें आपको पूरी फ्रीडम होती है इस्तेमाल करने में। आपको उसमें पूरी फ्रीडम है इस्तेमाल करने में। जैसे जब आप डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है, डिबेंचर्स तो आपकी लायबिलिटी, वो आपको पे करना है। इक्विटी शेयर होता है तो कब आपके शेयर्स को कौन दूसरे को बेच दे, कौन क्या कर दे, ये भी आपको रहता है। लेकिन जो रिटेन अर्निंग होती है तो आप उसमें फ्री होते हैं, वो आपकी अपनी मनी है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसका चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आपके पास दूसरे के दिए हुए 100 रुपए हैं तो फिर वो कभी भी आपसे ले सकता है। आपको ये हमेशा चाहिए, वो मुझसे मांगे तो मैं उसको दे दूं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें सोचनी पड़ती है, लेकिन रिटेन अर्निंग के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी अपनी है। जब अपनी मनी है तो आप उसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाते हैं। बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, तो ये आपको बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपके बिजनेस की जो कैपेसिटी, अगर कभी अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसमें आपको बिजनेस का लॉस हो गया, लेकिन अगर आपके पास रिटेन अर्निंग पहले से है तो आप उस लॉस को कवर कर सकते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी रिटेन योर अर्निंग्स और प्रॉफिट्स, सो यू कैन कवर योर लॉसेस। ठीक, इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी। रिटेन अर्निंग का ये एक बहुत अच्छा फायदा है। क्या कि अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है तो इसका मतलब कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। और एक चीज याद रखिएगा, जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है उसके शेयर्स की वैल्यू भी ज्यादा होती है। मतलब कि जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी उसकी कंपनी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक, तो ऐसे ही जब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा हो जाती है तो आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है, और मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपके जो शेयर है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग से हमें ये काफी कुछ फायदे हो सकते हैं। अगर आपने काफी मात्रा में अपनी अर्निंग को रिटेन कर रखा है तो आप उसके प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? रिटेन अर्निंग एज ए सोर्स ऑफ फंड्स हैज द कुछ सम लिमिटेशंस। तो पहला क्या है, excessive plowing back may cause dissatisfaction amongst the shareholders as they would get lower dividends। अब क्या होता है कि अगर आपने जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। भाई जो आप अर्निंग रिटेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कभी कभी मैंने बताया था ना कि आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर उनको इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड नहीं मिलेगा तो फिर वो हो सकता है कि आपकी कंपनी से पैसा खींच लें, जो इन्वेस्ट किया है वो निकाल लें। या अगर उनको डिविडेंड कभी कभी आप कम भी देते हैं, कभी कभी उनको डिविडेंड कम भी मिलता है, और वहीं कहीं अगर दूसरी कंपनी उनको डिविडेंड ज़्यादा दे रही है तो फिर वो स्विच कर सकते हैं। तो आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं
उनको सेटिस्फाई आप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप एक्सेसिव रिटेन अर्निंग करते हैं। दूसरा, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये क्या होता है, ये आपका अनसर्टेन सोर्स है, मतलब कि डेफिनेट नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि बिजनेस में कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब अगर दोनों चीजें पॉसिबल हैं तो कभी लॉस हो गया तब फिर अर्निंग को रिटेन कैसे कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि कभी कभी आपको उतना प्रॉफिट ना हो जितना रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर हो या बहुत ही माइनर प्रॉफिट हो, जिसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो आपको जो डेली बिजनेस ऑपरेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट हो, आपके पास प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है कि आप रिटेन कर पाए, क्योंकि रिटेन अर्निंग तो तभी होगी जब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। इसके अलावा द the opportunity cost associated with these funds is not recognized by many firms. This may lead to suboptimal use of the funds. अब इसमें क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी फर्म्स। बहुत सी फर्म्स ऐसी होती हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है तो उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होती, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है तो आप उसका प्रॉफिट ले ही पाएंगे, आप उसका प्रॉफिट ले ही पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो आपने अर्निंग रिटेन की है उसका बेटर इस्तेमाल कर पाए और उस फंड का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। ये कंडीशंस और सिचुएशंस पर डिपेंड करेगी कि आप उस फंड का सही इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। So these are the some limitations of your retained earning. So I think this is enough for today. See you on next one with continuation with this topic. Okay. अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। If someone has any query, so you can ask.